हनीमैन के लेसर राइटिंग में पूरी एक चैप्टर है दैट हैज़ डिस्क्राइब्ड मॉर्बिड फिनोमेना। मॉर्बिड फिनोमेना का मतलब होता है दैट विच इज़ हैपनिंग and perceptible to your senses, that doesn't require any logical explanation and any logical interpretation. जैसा है वैसा ही क्लियरली परसीव हो रहा है आपके सेंसेस पे, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली फिनोमेना। और जब हम उस हैपनिंग को मॉर्बिड क्राइटेरिया में देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्बिड फिनोमेना। सवाल ये उठता है कि वाई हनीमैन हैज़ स्ट्रेस्ड अबाउट मॉर्बिड फिनोमेना। इसको भी हनीमैन ने उस चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मॉर्बिड फिनोमेना वाज एक्चुअली स्ट्रेस्ड इन अपोजिशन टू नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस। While taking case, while knowing your patient, Hahnemann has advised not to know by the name of typhoid, diabetes, thyroid, because this was the prevalent practice at that time. कि बीमारी क्या है, तकलीफ़ क्या है, तो आपने बता दिया मलेरिया, आपने बता दिया टाइफाइड, आपने बता दिया मिज़ल्स, XYZ कुछ भी एक नाम ले लेते हो। इसी चीज़ को बाद में बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसको बाद में बहुत सारे लोगों ने मिस इंटरप्रेट भी किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने होम्योपैथी में बहुत सुना होगा केस टेकिंग में कि राइट द केस इन द लैंग्वेज ऑफ पेशेंट। सुना है ना? तो क्या मतलब होता है इसका? पेशेंट हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी में लिखो, नहीं इंग्लिश में बोल रहा है तो इंग्लिश में लिखो। क्या मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ पेशेंट का मतलब? फिर सब चुप। जो वो सिम्टम्स बता रहा है उसको हमें अपने वे में, अपने जो समझा वो नहीं लिखना है, जैसे वो बता रहा है जैसे वो बता रहा है वैसे लिख लेना। आर यू श्योर? उसकी सेंसेशन जो उसने बताए हैं हमें वो लिखनी है, खुद नहीं समझनी कि वो पेन अगर डिस्क्राइब कर रहा है तो हम उसको अपनी तरीके से समझ के वो लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, ऑल्ट्रेशन नहीं लाना। आप कहीं अनप्रेजुडिस को तो नहीं डिस्क्राइब कर रहे हो? 2006 की बात है, शाम को करीब 6:30-7 बजे तुम्हारे इसी वैक्सन के ओपीडी में, ओपीडी नंबर 5, एक बार एक पेशेंट आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब जब हाथ धोते हैं तो बहुत जलता है। व्हाट यू विल राइट? और जिसने सुन रखा है वो मुस्कुराओ मत। नाउ व्हाट यू विल राइट? हम कोई इंटरप्रेट नहीं करेंगे सेंसेशन को, XYZ। आई एम जस्ट, क्या लिखोगे? लिखो। पहले पूछेंगे नहीं कि हाथ धो रहे तो हाथ ही जल रहा है या क्या जल रहा है? क्या जल रहा है जब सुनोगे तो हंसी और तेज आएगी। इस सवाल को पूछने के बाद डॉक्टर ने पूछा उससे कि दिखाइए। क्या बात है, अगली क्लास के लिए ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए? बैठो। जैसे ही डॉक्टर ने पूछा उससे दिखाइए तो ही वॉज अगेन सरप्राइज्ड और बोला डॉक्टर साहब जब हाथ धोते हैं तो जलता है। तो उसने कहा दिखाइए, तो नहीं समझे, हाथ धोते हैं तो जलता है। अब लो, अब अगले को समझ में ना आए।
खैर, तो सिम्टम क्या लिखोगे? दिखाने के लिए वो हाथ आगे बढ़ा नहीं रहा था, बता दिएगा उसको। फिर सब चुप। वो कहना चाह रहा था कि आफ्टर पासिंग ए स्टूल व्हेन यू यूज वाटर तो ही फेल्ट वेरी सीवियर बर्निंग पेन। अब उस प्रक्रिया को उसके लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है हाथ धोना। समझ में आया? तो इसलिए अब आप ज़्यादा उसका इंक्वायरी कर नहीं सकते, स्पेशली अगर आप के क्लिनिक पे उस तरह का सेटअप नहीं है तो खैर, ये तो इसलिए बताया कि जब आपने जो क्या बोला ना, पेशेंट के लैंग्वेज में सेंसेशन को क्या XYZ लिखना है, तो इसको क्या लिखोगे आप? बर्निंग पाम्स। तो फिर सवाल वही है, राइट इन द लैंग्वेज ऑफ पेशेंट, क्या लिखोगे? सर जो उसका मतलब है, जो वो कहना चाहता है वो लिखना है, कि जो वो कह रहा है वो लिखना है। हाँ, तो बहुत सारे ने इसको इस तरह से ही एक्सप्लेन किया है, जो पेशेंट कह रहा है उसको हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बहुत सारे लैंग्वेज में लिखो। हिंदी, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ पर्सन, नॉट पेशेंट। पेशेंट हैज़ जस्ट ओनली वन लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज़ नोन एज सिम्टम्स। पर्सन का बहुत सारा लैंग्वेज हो सकता है, पेशेंट का एक ही लिटरेचर है और जिसका लैंग्वेज है सिर्फ सिम्टम। तो अब कभी भी इस चीज़ को अगर सुनने को मिले कहीं भी, तो आप एटलीस्ट क्लियर रहना। सो मॉर्बिड फिनोमेना, ये बहुत सारा है, पर क्या इन्हें तो हम ज़्यादा और इसको एग्जांपल दे भी नहीं सकते आपको। मॉर्बिड फिनोमेना हनीमैन हैज़ एम्फेसाइज्ड बिकॉज एट दैट टाइम medical practice was very much dependent on nosological nomenclature, और उस नोसोलॉजिकल नोमेनक्लेचर को काउंटर करने के लिए देखोगे हनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 1 लिखा और उसका फुटनोट लिखा कि थ्योरेटिकल मेडिसिन अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि क्या करना है उसको उसने एफोरिज्म में लिखा, लेकिन जो प्रैक्टिस चल रहा था उस टाइम पे, जो सिस्टम प्रिवेलेंट था लोगों को, उससे बचना है, इस वजह से उसने फुटनोट भी लिखा था। सिमिलरली यहाँ पे भी उसने एम्फेसाइज किया, जिसका आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेसर राइटिंग में मिल जाएगा, और उसका वजह यही था कि टू अवॉइड दिस मैन्युफैक्चर्ड नोमेनक्लेचर, कि उस भाषा में नहीं लिखना है आपको। किस भाषा में लिखना है? दिस इज़ कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट। जो हो रहा है, जो घट रहा है, फिनोमेना, आप मॉर्बिडिटी से डील करने आए हो, मॉर्बिड फिनोमेना। समझने में कोई दिक्कत है? पढ़ रखा था यूजी में, आपसे ही बात कर रहे हैं, ये वाला पढ़ रखा था तो पूछ रहे हैं तो बोल भी नहीं रहे, सारा पढ़ रखा था, हम खामखा दोबारा मेहनत कर रहे हैं। तो एक्सीडेंट भी पढ़ रखा होगा, सिर्फ मॉर्बिड फिनोमेना पढ़ा था। एक्सीडेंट क्या होता है? अच्छा, इस वर्ड एक्सीडेंट को अभी तक 6-7 साल हो गया ना आपका BHMS से लेके यहाँ तक, कौन कौन से किताब में इस वर्ड का एक्सप्लेनेशन पढ़े हो? और 2-4 किताबें हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वहाँ जो लिखा हुआ है वो मीनिंग तो बिल्कुल मत समझना। Here accident doesn't mean collision between two objects. एक्सीडेंट कहा जाता है anything that which is not planned and it happens suddenly, unplanned happenings. This is one of the greatest variable that is called accident. Greatest associations, accident. Accident may be a part of concomitant, accident may be a part of causation, accident may be a part of modalities, accident may be a part of anything associated which is not linked.
something has happened, morbid phenomena. Now inquire the surrounding of its happening that will leads to accident. And then symptoms, all the finer feelings. You can say what you have just told regarding sensations and extra. ये आपको इसलिए भी बता रहे थे, जो लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन था, आपको बोला था इस पे लिख के रखोगे। खैर आप लोग तो बहुत अच्छे से पंक्चुअली फॉलो करते हो, ये तो दिख रहा है नहीं। बोनिंग हुसैन ने कंप्लीट सिम्टम का कॉन्सेप्ट दिया, यू ऑल नो। और इस बात का ताज भी बोनिंग हुसैन के सर पे ही जाता है। तो हनीमैन ने जो ये एफरिज्म नंबर 6 में दिया, ये क्या था? हनीमैन ने जो यहाँ दिया वो क्या था? जी, but who has given the concept of complete symptom? डॉक्टर बोनिंग हुसैन। एक बार एफरिज्म नंबर 10 से 16 के बीच खोलना, एक 6th एडिशन का फुटनोट लिखा हुआ है, निकालना एक बार। 18 का 6th एडिशन खोलो। क्या लिखा हुआ है नोट्स में, क्या मतलब? चलो थोड़ा सा ब्रेन वर्क देते हैं। कल से तो छुट्टी पे जा रहे हो ना? आप छुट्टी पे जा रहे हो, दिमाग को तो नहीं भेज रहे हो छुट्टी पे। चलो एक ऐसा कंप्लेन बताओ जिसके अंदर कोई लोकेशन नहीं है। You have 60 seconds. Name a complaint that doesn't have any location. Soreness. Anger. ये लोकेशन हटा दोगे ना तो इंसान ज़ोंबी बन जाएगा। लोकेशन तो एंगर का लोकेशन क्या है? It is part of generalities. Mind is a generalities. Name a complaint that doesn't have any location. 6 साल में क्या सोचा इसके ऊपर? वर्कआउट ही नहीं किया। जल्दी, 1 मिनट खत्म होने वाला है। मिला कुछ? अगले 1 साल भी सोचते रहोगे तो भी नहीं मिलेगा। अभी तो 1 मिनट दिया था, अगर 1 साल भी दे देंगे तो भी नहीं मिलेगा। That means if someone has a complaint, it must have location. दूसरा पार्ट क्या आता है कंप्लीट सिम्टम का? सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब क्या होता है? कौन से सब्जेक्ट में हो? बुरा मत मानना, मेरे सब्जेक्ट का भी वही हाल है, देख लिया अभी। कुछ लोग तो देख लो डर से एकदम पीछे बैठे हुए हैं कि सर पूछेंगे ही नहीं। किस सब्जेक्ट में हो? रेपर्टरी में तब। अच्छा, एक पेशेंट आया है फॉर ल्यूकोडर्मा। इन द कॉलम ऑफ सेंसेशन व्हाट यू विल राइट? ल्यूकोडर्मा, नो इचिंग, नो बर्निंग। ल्यूकोडर्मा में होता नहीं है। इन द कॉलम ऑफ सेंसेशन व्हाट यू विल राइट? देयर इज नो सेंसेशन। एम आई राइट? रेपर्टरी, एमडी, कॉलेज का नाम नहीं लेंगे। रहने दो उसको, धीरे रहते। क्या लिखिएगा? भाई मेरे, आप लोग BHMS तो पास करके आए हो। इस पैथी को कौन से किनारे पे ले जाना चाहते हो? और आप लोग से जवाब जो मिलता है उससे तो शर्म हम ही को आ रही है। अपना ही आईना देख रहे हैं। बोलिए सर, सेंसेशन इज कंप्लेन ओनली, जैसे जी। चलिए, धन्यवाद, ठीक बोला आपने। ये जो लिखा है ना, आप लोग जो कह रहे हो सेंसेशन, सेंसेशन,
चैप्टर उठा के देखो, थेराप्यूटिक पॉकेट बुक आज लाए हो, खोलो। हाँ, उसमें लिखा है तो 6 साल लगा देखने में। सेंसेशन एंड कंप्लेन, ये पार्ट ही है कि आपको कुछ भी, अगर आपके पास पेशेंट आया है तो कुछ तो होगा, उसको कुछ तो होगा। तो विदाउट सेंसेशन, ये जो पार्ट है सेकेंड वाला पार्ट, पेशेंट आपके पास आएगा नहीं, मतलब वो पेशेंट ही नहीं है। अगर उसको कुछ तकलीफ नहीं है तो क्या है, सेंसेशन ही नहीं है। एम आई राइट? अगर आपके पास पेशेंट आया तो मतलब लोकेशन है, सेंसेशन है ना। अब इस 18 में हनीमैन क्या चीज को स्ट्रेस दे रहा है? मोडेलिटीज। अब किसको बोलते हैं कंप्लीट सिम्टम? अब किसको बोलते हैं कंप्लीट सिम्टम? हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट सिम्टम? डॉक्टर बोनिंग हुसैन। क्यों? हनीमैन तो ऐसे ही गुल्ली डंडे खेल रहा था। जो समझा वो सब कहीं कहीं का राजा बन गया। सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर कंप्लीट सिम्टम, जो हमने आपको लास्ट क्लास में सिम्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए बताया था। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि केस टेकिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक यूनिट है, दैट इज कॉल्ड सिम्टम, एंड दैट यूनिट ऑफ सिम्टम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन प्रॉपर शेप। आपको अगर एक इस तरह से बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाना हो और आप वो जो क्या बोलते हैं ब्रिक, ईंटा लाने के लिए आप जाइए, और जो बहुत अच्छे शेप में ईंटा मिल रहा है वो थोड़ा 2 रुपया महंगा है, और जिस ईंटा में वो क्या निकल जाता है ना, क्या बोलते हैं, झामा, कुछ टेरा सा बबल सा निकला होता है, हार्ड, कुछ का कोना टूटा होता है, वो 2-3 रुपये सस्ता है। तो आपने सब ये सस्ता वाला ईंटा उठा के लिया, ईंटा ही तो लाना था ना। अब ऐसे ईंट से आप कितना अच्छा और स्टेबल दीवार खड़ा कर लोगे, ये बताओ। टायर का फिक्र छोड़ दो, क्लास पे आ जाओ। कितना अच्छा दीवार खड़ा कर लोगे। वैसा ही होता है जब आप आना काना लंगड़ा लुल्ला सिम्टम उठा के ले आते हो और टोटलिटी तैयार कर लिया, तो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। अगले हफ्ते पेशेंट आया, फिर आपने दवाई बदल दिया, अगले बार फिर वैसी दीवार खड़ा है। व्हेन यू विल pick the proper shaped units, that is symptom, then you will be able to erect a more suitable wall. You can develop a more suitable structure. छोटी सी चीज़ है ये, बुनियाद वाली चीज़ अगर ख़राब है, आपका पूरा स्ट्रक्चर ही बिल्कुल वो एक झटके में गिरने वाला होगा। That is the importance of symptom with its full features. कभी किसी को रेलवे स्टेशन से रिसीव करने गए हो? कौन कौन गया है? सपोज कर लो एक दिन आपको पापा ने बोला कि मेरे एक फ्रेंड आ रहे हैं गुप्ता जी, उनको जाके रेलवे स्टेशन से ले आओ। उन्होंने आपको गुप्ता जी की फ़ोटो दे दी, आप भी बिल्कुल एनर्जी में गए, वहाँ पे देखा A2 में गुप्ता जी बैठे हुए थे। बस अंकल नमस्ते, पैर छुआ और हाथ पकड़ा और बाहर लिए लेके आ गए गुप्ता जी को गाड़ी पे बैठा के। गुप्ता जी रजिस्ट कर ही रहे थे ना, ही नहीं अंकल बस चलिए। घर आ गए, गुप्ता जी को प्रेजेंटेशन में जाना था, आपके शहर में आए थे सेमिनार में। अब वो बेचारे गुस्सा होकर बैठे हैं, बोले क्यों? तो मेरा लैपटॉप तो वहीं छोड़ दिया गाड़ी में, इसने लाया नहीं।
आप तो गुप्ता जी को लाने गए थे ना? अच्छा, लैपटॉप तो छोड़ो, गुप्ता जी की पत्नी भी थी। तो अब जो लाए हो जिस गुप्ता जी को, अब वो कितना एफिशिएंट अब यहाँ पे वो होंगे अपने उस पर्पस के लिए। Do not neglect any type of accessories of anything that you are going to have. This is another example of anyone's existence in this physical world is not possible without any accessories. Accessories means ये आपका मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, वायर, ये नहीं होता है. Everything that surround yourself is your accessories. It is your accessory circumstances. सो हनीमैन यहाँ पे accompanying और एक्सेसरीज मोडलिटीज के साथ कह रहा है दैट रिक्वायर्स एवरीथिंग, एंड दिस इज, ये जो एफरोजम नंबर 18 का आपको दिखाया है, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ कंप्लीट सिम्टम. अभी एक और सोर्स आपको दिखाएंगे, वो भी ऑर्गेनन में ही. बट हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट सिम्टम? डॉक्टर बॉनी हुसैन. एफरोजम नंबर 153 में आ जाओ. इसको तो मानते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट एफरोजम है फॉर सिम्टम. आप लोगों ने तो एक नया नाम भी रखा है, PQRS. नहीं, 153 नहीं मिल रहा? मिल गया? क्या नहीं मिल रहा उसमें? देखो कितना वर्कलोड पड़ा हुआ है उसी एक किताब के ऊपर. 3 लोग उधर ही. 153 में देखो, हनीमैन एक जगह लिख रहा है वेग सिम्टम या जनरल सिम्टम है लिखा हुआ. अनडिफाइंड, उसी को वेग भी कहता है, उसी को जनरल भी कहता है. ये कौन होता है? कैसे आते हैं ये कौन सा सिम्टम है जो अनडिफाइंड, जिसको हनीमैन कह रहा है, वेग कह रहा है, जनरल कह रहा है? कौन सा ये सिम्टम है? अभी अनकॉमन की तो बात ही नहीं की हमने. क्या कमी है कर कंप्लीट नहीं है तो? अच्छा, एक बात बताओ, अगर ऐसे आप लोगों ने BHMS पास किया है और MD भी निकल जाएगा, 2 साल के बाद टीचर का जॉब भी निकल रहा है बहुत सारा, नहीं यहाँ तो मिल ही जाएगा. कैसी फसलें तैयार करोगे? अब दशहरी के सीड से, गुठली से अल्फांसो तो निकल नहीं सकता. हाँ, दशहरी तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा होता है. यहाँ तो वो बीजू और कौन सा होता है ना, वो सफ़ेदा वाला, जिसका सिर्फ जूस ही बनता है, वो जूस दुकान पे चीनी अलग से एक्स्ट्रा डालना पड़ता है. डॉक्टर साहब, डिस्कशन हो गया है तो थोड़ा हमको भी बताइए. अब उसको ज़्यादा ज़ोर से क्यों नहीं मत मारो, पता चला वो उधर उस बेंच पे चली जाएगी. लिख लो जो 6 साल में नहीं लिखा. ये वो सिम्टम है जिसके अंदर मोडलिटीज़ नहीं हैं.
ये वो सिम्टम है जिसके अंदर मोडलिटीज नहीं है. मोडलिटी डिफाइंस द सिम्टम एंड दैट्स वाई दीज आर अनडिफाइंड सिम्टम. ये सिम्टम बेकार है, काम का नहीं है, एवी है. क्यों? सिर्फ इसके अंदर मोडलिटीज नहीं है. सिर्फ इसके अंदर मोडलिटीज नहीं. अगर मोडलिटी आ जाए तो हर जनरल सिम्टम डिफाइंड सिम्टम हो जाएगा. सर दर्द सबके लिए सर दर्द ही है, लेकिन अगर उसके अंदर मॉडिफाइंग फैक्टर आ जाए तो फिर एक का सर दर्द दूसरे के सर दर्द से अलग नहीं होगा. डिफाइंड काम का आ गया ना. सिर्फ इसकी कमी की वजह से वो निकम्मा है. So who has given the concept of complete symptom? एक और जगह दिखाऊं. एफ्रिज्म नंबर 100 से 103 के बीच पर हो, खास के 101 102. वहां देखो लिखा हुआ है वेक सिम्टम बिकम डिफाइंड. जल्दी से पढ़ के देखो, खोलो. एक एपिडेमिक का केस है. आपने एक पेशेंट लिया, उसमें अंदर मिला कि भूख नहीं लग रहा. हनीमैन के लैंग्वेज में बता रहे हैं. एक दूसरा लिया, उसको भी भूख नहीं लग रहा, लेकिन उसको शाम के टाइम नहीं लग रहा. एक तीसरा लिया, उसको भी भूख नहीं लग रहा था, लेकिन उसको शाम के टाइम बहुत तेज़ भूख नहीं लग रहा था. एक और लिया, उसको सुबह बहुत भूख लग रहा था. अब सबको मिलाओगे तो पहले केस में क्या कह रहा है, वही भूख लगना जो जनरल सिम्टम था, अब वो काम का हो गया. क्यों? कि अब भूख के साथ मोडलिटीज ऐड हो गया है. नाउ द वेग बिकम डिफाइंड. ये हमने उसका एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता दिया. जब हनीमैन कहता है कि हम एपिडेमिक के केस में बहुत सारा पेशेंट ले रहे हैं, तो क्या होगा, सबके सिम्टम्स को इकट्ठा करते हैं. मतलब हर सिम्टम में जो पार्टिकुलर जिस सिम्टम है उसका भूख का है, तो सबका भूख वाला सिम्टम जब इकट्ठा करोगे तो इसका लोकेशन, इसका सेंसेशन, इसकी मोडलिटी मिलके सब एक सिम्टम कंप्लीट हो जाएगा ना. तो डिफाइंड सिम्टम हो गया ना, काम का हो गया ना. Who has given the concept of complete symptom? और यहीं पे इस एफ्रिज्म के रेफरेंस से एक और चीज़ बताऊं, फिर चाचा केंट नाराज़ होंगे थोड़ा सा, लेकिन कह देते हैं. हनीमैन ने यहाँ पे जो एपिडेमिक डिजीज़ में जो केस फॉर्मेशन का जो क्राइटेरिया यूज़ किया है, ये वही क्राइटेरिया है जिसको बोनी हुसैन ने यूज़ किया और नाम दिया डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, जिसको लोगों ने कितना क्रिटिसाइज़ किया. बोनी हुसैन ने, हनीमैन ने यहाँ पे एपिडेमिक में मास केस में किया. टोटलिटी मास में मल्टीपल इंडिविजुअल से हो रहा है, वहाँ इंडिविजुअल केस में एक इंडिविजुअल से होता है. यहाँ भी हम 10 तरह के सिम्टम्स को इकट्ठे मिला के लगा रहे हैं ना, वही तो वहाँ पे ऐड किया था. So finally, who has given the concept of complete symptom? Dr. Boni Hussain. चलिए, Boni Hussain made it easy for you. What has Hahnemann has already mentioned, Boni Hussain has made it easy for the profession. He has separated and given it this concept and identity. And for this work,
he had been given the credit of this complete symptom. But mind it, it is scattered in Hahnemann's concept and Hahnemann's writing. आप लोग एक बार फिर, अभी छुट्टी है एक हफ्ते, जो मॉर्बिड फिनोमेना बताया है उसको पढ़ लोगे। ये इसलिए भी पढ़ने के लिए बोलते हैं, ये 1810 से 1842 की बात नहीं है, सॉरी 1942, 42। ये आज भी इवन इन होम्योपैथ्स प्रिस्क्रिप्शन पीपल राइट diagnosis in the form of symptom, in the name of symptom you can say, और वहीं से फिर निकलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे जगहों पे देखा है, बहुत सारे टाइम पे आप देखोगे बहुत अच्छा सा केस आप बिल्कुल डिविएट कर जाते हो एक प्रॉपर दवाई सिलेक्शन नाम करने के, सिर्फ इसलिए कि पेशेंट ने बीमारी का नाम बताया और आपका दिमाग सबसे पहले वहाँ पे स्टक हो जाता है बीमारी के नाम पे। फिर आप सिम्टम देखते हो, नहीं पता चला सिंपल रस्टॉक्स का केस था, तो आपने सिम्टम तो देखा नहीं, आप तो उस बड़े से नाम के बोझ के तले आ गए इन्फ्लुएंस में। तो उस आर्टिकल को पढ़ लेना, द फिजिशियन और मेडिकल ऑब्जर्वर करके आर्टिकल होगा उसमें, लेसर राइटिंग में। सो मॉर्बिड सिम्टम, कंप्लीट सिम्टम। अच्छा, अभी जैसे मोडेलिटीज के बारे में बता रहे थे, बोनिंग-हुसैन्स का वो थेराप्यूटिक पॉकेट बुक खोलो जो रॉबर्ट का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, उस पे ऊपर आओ। देखो एक पैराग्राफ में सबसे शुरू में जहाँ पे कॉन्कोमिटेंट लिख रहा है, रॉबर्ट कहता है वहाँ पे कॉन्कोमिटेंट इज टू द टोटलिटी व्हाट द मोडेलिटी इज फॉर ए सिंगल सिम्टम। ये अपने आप में बता रहा है कि मोडेलिटी कितना ज़रूरी है सिम्टम के लिए, कंप्लीट सिम्टम के लिए, क्योंकि ये इतना ही ज़रूरी है कि ये है तो सब है, ये नहीं है तो काम ख़त्म। अब अगर किताब लाया है तो आपके पास मिलेगा, नहीं है तो फिर चैरिटी पे भरोसा कीजिए दूसरे के। मिला? जोर से पढ़ दो एक बार। पेज दिखा दे भाई प्रिया। 21। और वो नीचे से बुक के बीच में होगा, पैराग्राफ शुरू हो रहा, जोर से पढ़ो, बस 2 सेंटेंस ही है। The concomitant symptom is to the totality what the condition of aggravation or amelioration is to the single symptom. बस इसी को समझ लोगे तो कंप्लीट सिम्टम भी समझ लोगे एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम भी समझ लोगे। यहाँ पे 2 चीज़ समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मोडेलिटी समझ में आएगा सिंगल सिम्टम में। दूसरा, अगर आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम बना रहे हो अकॉर्डिंग टू बोनिंग-हुसैन्स विदाउट कॉन्कोमिटेंट, यू हैव नथिंग ऑन योर पेपर। और बावजूद इसके, हमने लास्ट बार भी पूछा था एक बार, या अक्सर देखोगे किसी को बोनिंग-हुसैन्स मेथड से टोटलिटी बनाने लिख के दे दो तो बोलेंगे कॉन्कोमिटेंट नॉट अवेलेबल। Actually, it is not that something missing in the case, but something missing in the physician. खैर, इस किताब के ऊपर फिर बाद में बात कर लेंगे। ये कंप्लीट सिम्टम ख़त्म हुआ। इसमें और किसी को डाउट है वो पढ़ लेना आप, मेडिकल ऑब्जर्वर। फिर अब हम इसके बाद अब शुरू करेंगे नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर क्लिनिकल एंट्रेंस। ठीक, थोड़ा सा
पढ़ के आइएगा ताकि हमको भी पढ़ाने का दिल करे. An audience without response looks like just good creature of Sangmarmar that is there but not responding. चलो, thank you very much.